यस डियर 10th to 11th क्लास गोइंग स्टूडेंट्स, जो 11th में जा रहे हैं उन बच्चों के लिए यह मेरा पहला वीडियो है और बहुत ही क्यूरियोसिटी थी बच्चों में। 10th में बहुत पढ़ाई करी तो 11th उनसे रहा नहीं जा रहा है। उन्होंने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि सर क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट कर दी जाए, बट ऑनलाइन क्लासेस में उतना मजा नहीं आ रहा है जो जूम पर हम पढ़ा कर देख चुके हैं एक दो बार, पर वो मजा नहीं था। इसलिए हमने वीडियो रिकॉर्डिंग को ही प्राथमिकता दी। मोबाइल का यूज कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप तक कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 10th से 11th में आए हैं, जिनको साइंस स्ट्रीम में जाना है, जिनको मैथ्स लेना है, बायो लेना है, जिनका नीट का सपना है, जिनका जेई का सपना है और अदर फील्ड में जाने का सपना है, जो साइंस के थ्रू जाना चाहते हैं, उनके लिए बीकेजी नो डाउट एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। परंतु भी लॉकडाउन के दौरान बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत थी। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कौन सी बुक्स अभी हम ले लें या कौन सी बुक डाउनलोड कर लें, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती है, तो बोले कैसे क्या पढ़े। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को ये क्लियर करूं कि जिन बच्चों को साइंस लेना है 11th में, उनके लिए सबसे मास्टर बुक पहली होगी एनसीईआरटी की बुक। जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो मेन बुक होती है। अधिकांश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। एनसीईआरटी में डेप्थ होता है, नो डाउट थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल कई बार हार्ड होता है। अब जिनको जेई करना है, जिनको नीट आईआईटी की तैयारी करना है, वो एक बहुत ही मास्टर बुक होती है एचसी वर्मा की सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स करके बुक आएगी आपकी एचसी वर्मा की। उसके दो पार्ट्स आते हैं, दोनों पार्ट्स में 11th 12th कंबाइंड हो जाता है। तो आप सेकंड बुक प्रेफर करना चाहें तो एचसी वर्मा की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और यदि इससे भी बीच में इंटरमीडिएट कोई रेफरेंस बुक प्रेफर करना चाहते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है कि उसकी लैंग्वेज हमको इजीली समझ में नहीं आती है। वो मतलब क्या कहना चाहते हैं कि बहुत कम लिख के बहुत कुछ समझाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है। हमारे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए एसएल अरोरा, प्रदीप, दिनेश, एबीसी फिजिक्स और ऐसी बुक्स हैं, उसमें एक मूव फास्ट करके भी हैं, तो ये बुक्स का आप हेल्प ले सकते हैं। और अगर जिसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से आ रही है सब चीज़ें, जिनको डेप्थ ऑफ बहुत ज़्यादा गहराई में न्यूमेरिकल सीखना है और अभी इनिशियल फेज में तो नहीं यूज करना चाहिए, फिर भी अगर आगे के लिए यूज करना हो तो डीसी पांडे साहब की बुक है, फिर एक रेसलन हेलिडे की बुक है, फिर इरोडोस की बुक आती है। तो हम उन बुक्स के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल अगर आपको कहीं से इजी बुक्स में चाहिए तो आप एनसीईआरटी प्रेफर कर लें, या फिर एसएल अरोरा की बुक्स कर लें, प्रदीप की कर लें, या फिर आप चाहें तो मूव फास्ट जैसी बुक्स एबीसी इनको प्रेफर करें। चलिए, सो हम आपके लिए पहला चैप्टर इनिशिएट करते हैं। और पहला चैप्टर आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, हम क्लियर कर दें। जो पहला चैप्टर है आपका 11th क्लास के एनसीईआरटी में, उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हमारी 11th क्लास में उससे क्वेश्चंस आते हैं और वो फिजिक्स को समझाने की कोशिश की गई है। स्टार्ट। चलिए, पहला वर्ड है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है, किस लिए पढ़ा जा रहा है, फिजिक्स के क्या फायदे हैं, फिजिक्स को पढ़ने से हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इस चीज में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, हम इन सभी टॉपिक को बात करेंगे। वैसे फिजिक्स वर्ड बहुत बाद में आया, पहले ग्रीक लैंग्वेज में एक शब्द था नेचर, उसके लिए उन्होंने कोडिंग में नेचर नहीं लिखा था, कुछ समथिंग डिफरेंट लिखा था, परंतु जो लिखा था उसका मीनिंग नेचर था, और लेटर ऑन वही नेचर बदलकर फिजिक्स हो गया। मतलब पहले कहते थे कि नेचर की स्टडी करना फिजिक्स है। हम नेचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं, हमारे प्रकृति में होने वाली जितनी भी घटनाएं, उनका अध्ययन ही फिजिक्स है। अब उनका अध्ययन नेचर में होने वाली बहुत सारी घटनाएं होती है, सूर्योदय होना, सूर्य अस्त होना, मतलब सनराइज सनसेट होना, रेनबो का बनना, अब इवन आप समुद्र के अंदर लहरों का बनना, इवन आपके अंदर हमने कोई पानी में पत्थर फेंका उसकी साउंड वेव का आना, अभी बिजलियां कड़कती है, बादल जो गरजते हैं तो कभी हमको इलेक्ट्रिसिटी पहले दिखाई देती है, गरजने की आवाज बाद में आती, क्यों होता है। बहुत सारी घटनाएं जो हमारे सामने हो रही है, कोई सी भी घटना, अगर हम चाय को रख देते हो, चाय का धीरे धीरे ठंडा हो जाना, क्यों ठंडी हो गई चाय, ओके, उसको सभी घटना जो प्रकृति में घटना हो रही है उसका अध्ययन करना ही फिजिक्स है। It means physics is the study of natural phenomena. What is physics? Physics is the branch of science in which we deals with nature and natural
फिनोमिना। अगर डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। और अगर कहा जाए कि फिजिक्स क्या है तो एक लॉज है जो नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के काम आता है। मेरा सब्जेक्ट इसलिए नहीं कह रहा हूं पर फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस कहा जाता है, किंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है और मैथ्स को क्वीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? आपने अगर एच.सी. वर्मा की बुक देखी होगी तो एच.सी. वर्मा की बुक में पहले ही पैराग्राफ में कहीं पे एक लाइन लिखी हुई है कि जिस बंदे को फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स समझना है, उसको मैथ्स अच्छा रखना चाहिए अपना। उसको समझाने के लिए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, दिल्ली से आगरा जाना चाहता है और दिल्ली से आगरा जाने के लिए यदि वो बैलगाड़ी से जाए और कार से जाए, दोनों में उसको सफर का पता नहीं चलेगा। बैलगाड़ी से जाएगा तो डेफिनेटली उसको बहुत लंबा सफर लगेगा, पहुंच तो जाएगा परंतु लंबा लगेगा, बोर लगेगा, परेशानियां उठानी पड़ेगी। और जो लग्जरी कार से जाएगा उसको दिल्ली से बॉम्बे का सफर भी पता नहीं चलेगा, दिल्ली से आगरा का सफर भी पता नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली ये चीज उन्होंने मैथ्स के लिए कही थी कि जिस बंदे का मैथ्स अच्छा होता है उसको फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, जिसका मैथ्स अच्छा है उसको फिजिक्स समझने में दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका मैथ्स कमजोर है फिजिक्स समझ में आएगा, नो डाउट आएगा, बट थोड़ी सी आपको दिक्कत देगा। तो अभी छुट्टियों का समय है, आप लोग इस लॉकडाउन पीरियड में अपने मैथ्स को भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करें। यदि आपने अपने साइंस चूज किया है तो आपको फिजिक्स पढ़ना ही है और फिजिक्स पढ़ना है तो उसमें डेफिनेटली आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। हम स्टार्ट करते हैं हमारी 11th के फिजिक्स की। हमने स्टार्टिंग कर दी है डेफिनेशन से। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स में दो चीजें बहुत होती हैं, स्टार्टिंग में समझाई जाती। एक होता है रिडक्शंस और एक होता है आपका यूनिफिकेशंस। यूनिफिकेशंस मतलब कोशिश पूरी की जाती है कि हम बहुत सारी घटनाओं को एक लॉ या एक थ्योरम से समझाएं। बहुत सारी घटनाओं को हम एक लॉ के आधार पर, एक फॉर्मूले के आधार पर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए। इवन मैं आपको ये बताना चाहूं कि इस सृष्टि में होने वाली सभी घटनाओं को, एक साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना होगा आपने, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने उस बुक के अंतर्गत, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो बुक लिखी थी उसके अंतर्गत उन्होंने एक लॉ के आधार पर इस सृष्टि में होने वाली हर घटना को समझाने की कोशिश करी। इवन वो कितने सक्सेस हुए, अनसक्सेस हुए, वो बात की बात है, पर कोशिश ये की जा रही है कि हम अधिकांश घटनाओं को एक लॉ से समझाने की कोशिश करें। मैं आपको हायर क्लासेस की ओर ना ले जाऊं पर लोअर क्लासेस की बात करूं, आपने पढ़ा होगा दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत सारे फिनोमिनोस को समझाने के काम आता है। आपने कभी बर्नौलीज थ्योरम सुना होगा जिस पर बेस्ड एरोप्लेन होते हैं, या फिर आपने लेंज रूल पढ़ा हो। ओके, तो ये जो है ये सभी घटनाएं जितनी भी हैं वो सब किसके ऊपर आधारित है? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो एक थ्योरम, एक फार्मूले से अधिकांश घटनाओं को समझाने को क्या कहा जाता है? यूनिफिकेशन। और एक और है आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो तो उसको फैक्टर्स करके सॉल्व करना। आपके सामने कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल दिया है और लंबा न्यूमेरिकल, इन सेंस मतलब क्या कहा जा रहा है कि एक आपका ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास कार है, उस कार पर आपने 500 न्यूटन फोर्स लगाया, उस 500 न्यूटन फोर्स लगाने से कार की स्पीड बढ़ी, उस कार की स्पीड बढ़ने से उसने क्या हुआ, सामने लगे हुए दीवार को तोड़ दिया, उस दीवार के टूटने पर उस पार्टिकल्स का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन लंबा हो गया, तो इसको टुकड़ों में करना, इसको कहते हैं रिडक्शनिज्म। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म के दो कॉन्सेप्ट हैं। अब हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे मेरे टॉपिक लाइन वाइज आपको मिलेंगे। एक टॉपिक आएगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या आएगा? स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में समझना। फिजिक्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन-कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पर स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करें तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको।
तो फिजिक्स को बेसिकली दो ब्रांचेस में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स इसी को हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, और दूसरा था हमारा क्वांटम फिजिक्स। ये जो क्वांटम फिजिक्स है इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, या यही हमारा कहलाएगा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। क्या कहलाएगा? माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ये जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स आगे जाकर आप इसको 4 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स को आप 4 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला है मैकेनिक्स, पहली बात मैं क्लियर करूं, क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुराना फिजिक्स है। पुराना फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि अभी काम नहीं आता है, अभी सबसे ज्यादा काम आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये केवल क्या है, क्वांटम फिजिक्स का मतलब है जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ऑर्बिट्स में रिवॉल्यूशन, ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, एकदम सूक्ष्म रूप पर बात करेंगे, वो फिजिक्स आपका क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स। जिसमें कोई रेडिएशन किसी पार्टिकल में पड़ेगी तो उसके इलेक्ट्रॉन पे क्या मूवमेंट होगा, उसके प्रोटॉन पे क्या मूवमेंट होगा, अंदर कौन सी घटना होगी। तो ये जो फिजिक्स है ये क्वांटम फिजिक्स है। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स मतलब हम लार्जर लेवल पे बात कर रहे हैं। तो हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें एक ब्रांच क्या बताइए आपको? मैकेनिक्स। दूसरी है आपकी थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। और जो तीसरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और चौथा जो है वो है ऑप्टिक्स। आपको ये चीज भी क्लियर कर दूं कि चारों फिजिक्स आप पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, पांचों फिजिक्स पढ़ोगे, परंतु हर एक फिजिक्स के टॉपिक का केवल ओवरव्यू है ज्ञान और बारहवीं में आपको। ओके, जब आप पर्टिकुलर ब्रांच में आप फर्दर जाएंगे तो उसके बाद डेप्थ में होगी। अब मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में हर एक प्रकार की मोशन का कॉज, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, वो फ्लूइड का मोशन क्यों ना हो, उसमें विस्कस फोर्स क्यों ना हो, सरफेस टेंशन क्यों ना हो। तो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मतलब मोशन से रिलेटेड और मोशन के कॉज से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ना मैकेनिक्स के ज्यादा है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स के अंतर्गत हम सभी प्रकार के फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉस के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा पेंडुलम के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जहां कहीं किसी प्रकार का मोशन हुआ और फोर्स लगा और मोमेंटम के चेंजेस हुए, वहां सब आपका क्या लगता है? मैकेनिक्स में दो प्रकार का मैकेनिक्स होगा। एक मैकेनिक्स में हम ये सिखाएंगे काइनेमेटिक्स, और एक होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ये सीखेंगे कि क्यों, क्या हो, मोशन हो रहा है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम क्या हो रहा है, और एक में हम सीखेंगे क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, उसके अंदर का मैकेनिज्म करेंगे। चलिए, थर्मोडायनामिक्स, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आपको हीट से रिलेटेड होने वाले फिनोमिनोस की बात की जाएगी। किसी सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा, किसी सिस्टम से हीट ले लेंगे तो क्या होगा, उसके टेम्परेचर में वेरिएशन करने पे क्या होगा, प्रेशर में वेरिएशन क्या करने पर क्या होगा। तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील्स विद द सिस्टम इन व्हिच देयर इज अ चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और वहां होने वाली घटनाओं की स्टडी करना क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स। ओके, ये दोनों टॉपिक आपके 11th के हैं, ये दोनों टॉपिक्स 11th के हैं, मैकेनिक्स भी और थर्मोडायनामिक्स। मैकेनिक्स में इवन फ्लूइड का मोशन भी है, आपको केवल ऑब्जेक्ट के मोशन की बात नहीं है। किसी ट्यूब में पानी बह रहा है तो उसके मोशन को भी हम किस में लेंगे? मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा आपका। थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स हमको पढ़ना है, ये 11th का हिस्सा है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप समझ सकते हो वो भले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज रेस्ट में होगा तब
अब उसकी स्टडी करना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंडीशन आ गई। जब चार्ज मोशन में होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली बात हो जाएगी। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो ये सब स्टडी करना। मैग्नेटिज्म के केस में जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के प्रभाव क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये आपने एसी मोटर, डीसी मोटर, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आएगा और बहुत सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मतलब जिसमें हम लाइट रे से रिलेटेड होने वाले फिनोमेना पढ़ेंगे। लाइट रे से रिलेटेड फिनोमेना 10th में भी कुछ पढ़ सकते हो, मिरर्स के बारे में पढ़ चुके हो, लेंसेज के बारे में पढ़ चुके हो, आप टेलीस्कोप के बारे में पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ोगे और उनके फिर ऑप्टिक्स मतलब लाइट रे से रिलेटेड जो फिनोमेना होंगे, ओके, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उन सभी के बारे में स्टडी करना क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिक्स का हिस्सा। और ये दोनों आपके 12th के पार्ट में हैं। तो अभी हमारे 11th के पार्ट में हम इधर वाले पोर्शन में चलेंगे। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स में हमारा 12th का हिस्सा है। मॉडर्न फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में करेंगे, प्रोटॉन के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, अब रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडीज बनी है। ये सब जो है इनकी स्टडी करना, ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है। ओके, मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस कहलाती है। तो हम ये सब हमने एक स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत हमारी बुक एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब इसके बाद जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी विद सोसाइटी। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फिजिक्स टेक्नोलॉजी विद सोसाइटी। अब इस चीज को समझें कि अगला जो टॉपिक है एनसीईआरटी का वो क्या है। आप जब भी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे आप लाइन वाइज पढ़ोगे तो आपको कैसा लगेगा कि मैंने एक एक लाइन आपको बोल के समझा दी है और पहले चैप्टर में कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, थ्योरी है, 2-3 पेज की है, तो आप उसको मैं उसी अंदाज में पढ़ा सकता हूँ, ज्यादा बोर्ड पे लिख भी नहीं सकता हूँ। अगला जो है आपका टॉपिक फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, आप समझे यहां पर फिजिक्स का टेक्नोलॉजी को ग्रोथ करने में काम हुआ और टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को ग्रोथ किया। मतलब बात वही आ गई, अंडा मुर्गी से आया कि मुर्गी अंडे से, दोनों सही, दोनों बातें सही है। यहां पर ध्यान से देख लें कि जो फिजिक्स है उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और टेक्नोलॉजी ने ही फिजिक्स को डेवलप किया। कैसे? आपको एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बहुत पुरानी कहानियों के अंतर्गत है। कोई मशीन बनती है, कोई इंजन बनता है या फिर आपका मोबाइल बना, चलिए आप मोबाइल के जमाने वाले हो तो मोबाइल की बात करें। सबसे पहले टेलीफोन चलते थे, ठीक है, तो टेलीफोन को जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था? एक फिजिक्स की खोज चल रही थी, साइंटिस्टों की खोज चल रही थी, तो उन्होंने ग्राउंड पे कुछ डेवलप किया और उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के आधार पर क्या आ गया? टेलीफोन आ गया। जब टेलीफोन जो हुआ वो टेक्नोलॉजी हो गई आपकी, पर टेलीफोन की टेक्नोलॉजी में कमी थी तो इस टेक्नोलॉजी पर स्टडी की गई, टेलीफोन टेक्नोलॉजी पर स्टडी की गई और इस टेलीफोन टेक्नोलॉजी की स्टडी में फिजिक्स में एक नई थ्योरी डेवलप कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आ गई और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मोबाइल आ गया। फिर मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स को डेवलप करा, फिजिक्स ने फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया, फिर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी में फिर फर्दर और डेवलपमेंट हो गए। आज आप बड़ी बड़ी ऑनलाइन कोचिंगों के बारे में बात कर रहे हो। मतलब क्या हो रहा है? एक चीज दूसरे को डेवलप करती है, दूसरी पहले को डेवलप कर रही है। तो देयर इज अ इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स के लॉ टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फिजिक्स में नए लॉज लेकर आ जाती है और फिजिक्स का डेवलपमेंट होते जाता है। तो दोनों एक दूसरे को डेवलप कर रहे हैं, पर दोनों ही बोथ आर सर्विंग फॉर द सोसाइटी। दोनों के दोनों किसको ग्रोथ कर रहे हैं? सोसाइटी को। सोसाइटी मतलब हमारे लिविंग स्टेटस को। आज हम जितने भी लिविंग स्टेटस की चीजों को आज यूज कर रहे हैं, वो एसी हो कि फ्रिज हो कि कूलर हो कि टीवी हो कि मोबाइल हो कि जितनी भी हम टेक्नोलॉजी की चीजों को यूज कर रहे हैं, दैट इज हम सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का सीधे सीधे यूज कर रहे हैं। यही फिजिक्स की देन है और यही हमारे को समझना है कि देयर इज एन इंटर रिलेशन ऑफ फिजिक्स
टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। नाउ एक सोसाइटी का काम भी होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पॉजिटिव यूज लें। सोसाइटी का और सोसाइटी के लीडर्स का काम है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम पॉजिटिवली यूज लें। आपके मोबाइल में YouTube पर वीडियोस स्टडी के लिए उपलब्ध है। ओके, आप अगर उसका पॉजिटिव यूज ले रहे हो दैट्स इज इन योर हैंड। और वही कुछ बच्चे आपके अपने पिताजी से मोबाइल लेकर गेम्स खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मिसयूज है। टेक्नोलॉजी है, आप उस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो कि मिसयूज कर रहे हो, दैट इज इन द हैंड ऑफ सोसाइटी। आपको एक बहुत बड़ी बात बताई जाए कि फॉर एग्जांपल एटम बम बना, तो एटम बम के दो यूज थे। एटम बम को बनाया गया तो उसमें जो फिजिक्स था वो था न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम बम के अंदर बनाने से पहले कौन सी चीज की बात हुई थी एटम बम के लिए? न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन का कौन सा यूज लेते हो? न्यूक्लियर रिएक्शन का अगर पॉजिटिव यूज लिया जाए तो कई देशों में टोटल इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्शन पे डिपेंड है। जापान जैसे में 17 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ दी वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर से दी जाती है। परंतु कुछ देशों ने केवल और केवल न्यूक्लियर रिएक्शन के बजाय उसको एटम बम यूज करके रखा एज ए बम यूज करने के लिए। तो दिस इज इन द हैंड ऑफ सोसाइटी कि जो टेक्नोलॉजी मिली है उस टेक्नोलॉजी का हम पॉजिटिव यूज करते हैं कि हम उसका नेगेटिव यूज करते हैं। सो इट्स द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी दैट जो टेक्नोलॉजी उसका हम पॉजिटिव यूज करें। ओके, अब हम इसमें लगभग आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं हमारे फिजिक्स के, जो आपकी बुक में है फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत, वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो अपने नेचर में 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्सेस हैं। मैं क्लियर कर दूं कि मैंने इस लेक्चर्स के लिए खूब तैयारियां नहीं की है और साथ ही साथ प्रॉब्लम भी है हमारे पास कि हम अभी वर्तमान में इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमारे पास एडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके लिए सॉरी कहेंगे क्योंकि मोबाइल सब कर रहे हैं तो एडिंग वेडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सॉरी फॉर दैट, इंटरप्शन हुआ। आई फॉरगेट कि मुझे मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे डालना था, मेरा एरोप्लेन चालू हो गया। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो नाउ हम बात कर रहे हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस में एक फोर्स है आपका सबका पढ़ा हुआ है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे नंबर पे जो फोर्स आएगा वो आएगा आपका एनीबॉडी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बजाय कई बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बुकों में लिखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। और तीसरे नंबर पे जो फोर्स है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा फोर्स, वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? वीक। वीक नाम का कमजोर है ना, कमजोर होता भी नहीं है। ओके, तो हम एक के बारे में समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे तो ये नाम आपका सुना हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, इसके फॉर्मूले के लिए नहीं जाऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में काम करता है? किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में काम करने वाला फोर्स किसके कारण लगता है? ऑब्जेक्ट के मासेस के कारण। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है? Fg m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब लंबी दूरी तक काम करता। सन पृथ्वी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, अर्थ मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। ओके, ये हमेशा कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स।
दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स। क्या कहा जाता है? कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। तो ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन का भी होता है, रिपल्शन का भी होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज हुए तो अट्रैक्टिव हुआ, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों नेगेटिव हो गए तो रिपल्शन भी हो सकता है। सेम टाइप के चार्जेस में रिपल्सिव होता है और अपोजिट टाइप के चार्जेस में अट्रैक्टिव होता है। ये फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये फोर्स भी क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ चार्जेस के ऊपर। अब हम नए फोर्स के बारे में जो सुनना चाहते हैं, जो आपने अभी तक नहीं सुना, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, हम बाद में इसको कंपेयर भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं। ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, पहली बात। और न्यूक्लियस का साइज होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर की रेंज का, मतलब रेडियस 10⁻⁻15 मीटर की रेंज की है। तो इसका मतलब है कि इसकी औकात, इस फोर्स की औकात, रेंज केवल 10⁻⁻15 मीटर के अंतर्गत ही है। इससे बियॉन्ड ये फोर्स नहीं काम करता है। ये फोर्स न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कारण समझाता हूं उसको। आप लोगों को सबको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो ये प्रोटॉन ने एक दूसरे को क्या करना चाहिए? रिपल्सिव फोर्स लगाना चाहिए। और रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या हो जाना चाहिए? एक दूसरे को रिपेल करके दूर फेंकना चाहिए। परंतु फिर भी इतनी छोटी सी जगह में 10⁻⁻15 मतलब फोर्स बहुत जबरदस्त होगा रिपल्सिव, फिर भी रिपल्सिव फोर्स के बावजूद वो इतने छोटी सी जगह में रह लेते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स है जो उनको रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट बांध कर रख रहा है। इतने सारे प्रोटॉनों को इतनी छोटी न्यूक्लियस में बांधे रखना किसी एक तगड़े फोर्स का काम है और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब बात आती है फोर्स जन्म कैसे लेता है, कहां से हुआ ये फोर्स का बर्थ? तो आपको ये बता दिया जाए कि न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, मेसॉन्स होते हैं, बेरियम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें जो पाई मेसॉन्स होते हैं, कौन से मेसॉन्स? पाई मेसॉन्स। ये जो पाई मेसॉन्स होते हैं, तीन प्रकार के पाई मेसॉन्स पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई न्यूट्रल। तो ये जो पाई मेसॉन्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस के अंदर इंटरेक्शन होता है और इन न्यूक्लियस के अंदर पाई मेसॉनों के एक्सचेंज के कारण, किसके कारण? पाई मेसॉनों के एक्सचेंज के कारण न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स जन्म लेता है और उस फोर्स का नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था युकावा। साइंटिस्ट का नाम क्या था? युकावा। उन्होंने ये थ्योरी दी और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो युकावा ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स का उत्पत्ति का, प्रोडक्शन का, प्रोड्यूस होने का कारण क्या है? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ पाई मेसॉन्स। और फिर ये फोर्स समझ में साइंटिस्टों को आ गया और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इन चारों में। और इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना 11th में समझाने लायक है उतना ही समझाएंगे ना भैया। इधर आए, हम वीक फोर्स की बात करें। नाम का वीक है पर ये वीक नहीं है। सबसे वीक ये वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। इज इट क्लियर? उसके बाद स्ट्रॉन्ग, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से पावरफुल होता है वीक फोर्स। और फिर वीक फोर्स के बाद आता है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये तो सेकंड नंबर पे बिलोंग करने वाला फोर्स है। तो इट इज नॉट अ वीक, इसका नाम वीक फोर्स है। क्यों रखा वीक? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्स है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ दो फोर्स अपन ने नए निकाले हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो एक तो स्ट्रॉन्ग आता था, एक तो उसके मुकाबले कमजोर था। इसके मुकाबले ये कमजोर है, इसलिए इसको वीक नाम दिया गया। उन दो से इसका कोई कंपैरिजन अभी नहीं किया गया था। ये वीक फोर्स कहाँ है? ये भी न्यूक्लियस के अंदर है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर ही है। मैं दोनों फोर्सेस के बारे में बता दूं कि इनकी कह सकते हो कि रेंज न्यूक्लियस के बाहर है ही नहीं। इवन ये फोर्स न्यूक्लियस से बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे भी काम नहीं करता। वीक फोर्स कहां होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इसका कारण क्या है? जैसे इसका कारण तो पाई मेसॉनों का एक्सचेंज है, पाई मेसॉनों का एक्सचेंज है। अब पाई मेसॉन क्या होता है भैया? पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियस के अंदर घटनाएं घटती है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है।
अब जैसे जैसे बड़े हो गए तो केवल ये थोड़ी पढ़ोगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस अनस्टेबल कंडीशन में होता है तब की बात है। न्यूट्रॉन किसमें बदलता है? प्रोटॉन में। प्रोटॉन किसमें बदलता है? न्यूट्रॉन में। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नाम के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन पार्टिकलों के कारण, इन पार्टिकलों के इंटरेक्शन के कारण, इन पार्टिकलों के कारण एक फोर्स जन्म लेता है और वो फोर्स होता है वीक फोर्स। इज इट क्लियर? वीक फोर्स समझ में आ गया? वीक फोर्स के कारण क्या है? न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। कब होता है? जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रॉन किसमें बदलता है? प्रोटॉन में। प्रोटॉन किसमें बदलता है? न्यूट्रॉन में बदलता है। तो जब इनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन, चलिए डियर फ्रेंड्स, अब उसमें जो हमने 4 प्रकार के फोर्सेस पढ़े हैं, अब हमको केवल ये देखना बाकी बचा है कि इसमें सबसे स्ट्रांग कौन है, उससे कमजोर कौन से है, उससे कमजोर कौन सा फोर्स रहता है, तो उसको ऑर्डरली लिखना है। और ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। अगर हम सबसे देखें, नाम से क्लियर है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, अगर हम इसको 1 मान लिया जाए, इसकी 1 यूनिट है, तो इससे 1/100 टाइम्स, मतलब इस फोर्स को अगर 100 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू आती है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब आपका कूलम्बियन फोर्स, मतलब वो 10⁻² टाइम्स होता है। और इसके बाद नंबर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, और वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻³ टाइम्स स्मॉलर होते हैं किसके मुकाबले? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले। और सबसे कमजोर फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों में। ठीक है, वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, गिरो आपको पता चल जाएगा छत पे से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। तो यू नो वेरी वेल कि कोई भी बॉल गिरती है, कोई कांच का बर्तन गिर जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना अपना इंपॉर्टेंस रखता है। बट अगर हम इन फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻38 टाइम्स है। इट मींस सबसे कमजोर फोर्स अगर देखा जाए तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ऑर्डर को याद रखें, इन वैल्यूज को याद रखें, कई एग्जाम्स में इसकी जरूरत पड़ती है। तो मैं अगला लेक्चर जो बनाऊंगा वो आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर्स प्रारंभ हो जाएंगे आपके। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे 11वीं के मेरे अगले लेक्चर्स को देखना चाहते हैं वो 9th क्लास के मेरे 3 से 4 लेक्चर डल चुके हैं YouTube पर, उनको सर्च करें और उस वीडियोस को देखें पहले। तो 11th का फिजिक्स बहुत इजी हो जाएगा और मुझे लगता है कि 10 से 15 वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको बहुत इजी फिजिक्स समझ में आने लग जाएगा अपने आप। ओके, थैंक यू।